मैं तुम्हारी कोई चीयर लीडर नहीं हूं, ना ही कोई कठपुतली हूं जो तुम्हारे कहे पर चलूं और तुम्हारे फैसलों को सेलिब्रेट करूं। और हाँ, अगली बार से ध्यान रखना कि हमारे देश के अंदरूनी मामलों में दखल देने की कोई हिमाकत ना हो। अब हमारा देश अपना भविष्य खुद तय करेगा, हम तुम्हारे कहे पर कतई नहीं चलने वाले, हम अपने हितों को पहले रखेंगे। ये शब्द है इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के, जो अब से मात्र 20 दिन पहले इटली की प्रधानमंत्री बनी है। और ये शब्द उन्होंने कहे हैं यूरोपियन यूनियन, G7 और अमेरिका के लिए। और ना सिर्फ इन्होंने बयानबाजी करी है, बल्कि अपने आप को एक बहुत ही शक्तिशाली अलायंस से पीछे भी खींच लिया है, जिससे रूस हद से ज्यादा खुश है, क्योंकि रूस के लिए तो ये फैसला वरदान से कम नहीं है। और इस फैसले के साथ ही G7 और EU के बीच दरार पड़ना निश्चित माना जा रहा है। लेकिन क्या है ये पूरा मामला और इटली की कार्रवाई इतनी अहम क्यों है दुनिया के लिए? चलिए विस्तार से समझते हैं। तो दोस्तों, ये बात तो आप सभी लोग जानते हैं कि पिछले कई दशकों से गैस, तेल, कोयला और दूसरे अन्य फोसिल फ्यूल के लिए यूरोपियन देश पूरी तरीके से निर्भर हैं रूस पर, और आने वाले कई दशकों तक ये रूस पर ही निर्भर रहने वाले हैं। हाँ, अभी पिछले 4-5 महीनों से रूस यूक्रेन युद्ध को देखते हुए यूरोपियन देशों को रूस के फाइनेंस रोकने थे, रूस को झुकाना था। इसीलिए इन्होंने रूस से तेल गैस ना खरीदकर अमेरिका और अरब देशों से खूब गैस तेल खरीदी है। लेकिन ये ज्यादा लंबे समय तक नहीं चलने वाली। जैसे ही युद्ध खत्म होगा, आप देखेगा यूरोपियन देश फिर रूस से ही गैस तेल खरीदेंगे, क्योंकि जो गैस अमेरिका से खरीदी जाती है, अरब देशों से खरीदी जाती है, उससे आप रूसी गैस को रिप्लेस नहीं कर सकते, क्योंकि रूसी गैस अमेरिका और यूरोप के मुकाबले कई गुना सस्ती पड़ती है यूरोपियन देशों को। इतना ही नहीं, अमेरिका से, इसके अलावा अरब देशों से जो गैस तेल खरीदी जाती है, उसे यूरोप पहुंचाया जाता है बड़े बड़े टैंकरों में। उसका खर्चा इतना ज्यादा आ जाता है जिससे ये रूस से कई महीनों की गैस तेल खरीद ले। इतना ज्यादा फर्क है रेट में। इसीलिए ये कुछ महीनों तक तो चलेगा, लेकिन अंत में ये रूस के पास ही जाएंगे, ये सबको पता है। हालांकि यूरोपियन देशों के पास इस निर्भरता को खत्म करने का एक इलाज मौजूद है, जिसे ये पिछले 15 सालों से इंप्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, और वो है इलेक्ट्रिक वाहन। लेकिन उसमें भी इन्हें ज्यादा सफलता नहीं मिली है, क्योंकि एक तो इलेक्ट्रिक वाहन बहुत ही ज्यादा महंगे होते हैं। जो फोसिल फ्यूल से चलने वाली बाइक्स होती हैं, कारें होती हैं, वो बहुत ही ज्यादा चीप होती हैं। कोई भी आम आदमी बड़ी आसानी से उन्हें खरीद सकता है। इसके अलावा जो गरीब लोग भी होते हैं यूरोप में, वो भी कम से कम सेकंड हैंड कारें तो खरीद ही लेते हैं। और इसीलिए इन्हें रिप्लेस कर पाना इतना ज्यादा आसान काम नहीं है। खुद यूरोपियन यूनियन कह चुका है कि चाहे हम कितनी भी कोशिशें कर लें, कितनी भी हम 2030 तक की डेडलाइन बना लें, लेकिन 2050 से पहले यह काम पूरी तरीके से संभव नहीं हो पाएगा। और इसी चीज को देखते हुए अब से कुछ महीने पहले यूरोपियन देशों ने एक रणनीति बनाई। रणनीति यह थी कि क्यों ना फोसिल फ्यूल से चलने वाले वाहनों की बजाय हम फोसिल फ्यूल को ही बैन कर दें, यानी कि पेट्रोल, डीजल, गैस, तमाम तरह की चीजों को बैन कर दिया जाए स्ट्रेटेजिक तरीके से। क्या थी रणनीति? तो ये कुछ इस प्रकार से थी कि पहला पॉइंट तो ये कि यूरोप के जो सबसे शक्तिशाली देश है, खास करके जिनके पास अच्छा खासा फाइनेंस है, इकोनॉमी है, वो अपने देश के अंदर और बाहर भी जो भी कंपनियां फोसिल फ्यूल पर काम करती हैं, पेट्रोल, डीजल, गैस, कोयला, इन्हें किसी भी प्रकार की अब सब्सिडी नहीं देंगे। इसे पूरी तरीके से खत्म किया जाएगा। दूसरा पॉइंट यह था कि यूरोप के देश ना तो अपने देश में, ना ही देश से बाहर दुनिया में कहीं भी किसी भी प्रकार के पेट्रोल डीजल प्लांट को नहीं लगाएंगे, ना ही कोई रिफाइनरी लगाएंगे, ना ही इसमें किसी भी प्रकार का हिस्सेदारी रखेंगे। किसी भी प्रकार का जुड़ाव नहीं होगा, ना ही कोयले की किसी भी खदान में इन्वॉल्वमेंट होगा यूरोपियन कंपनी का, ना डायरेक्टली ना ही इनडायरेक्टली। अगला पॉइंट इसमें यह जोड़ा गया कि यूरोपियन देश किसी भी ऐसी कंपनी को जो फोसिल फ्यूल से जुड़ी हुई है, पेट्रोल डीजल के व्यापार में लगी हुई है, कोयले के व्यापार में लगी हुई है, ऐसी कंपनियों को किसी भी प्रकार का ना तो लोन दिया जाएगा, ना ही किसी भी प्रकार का क्रेडिट दिया जाएगा, और ना ही किसी भी प्रकार का एक्सपोर्ट क्रेडिट और हेल्प दी जाएगी यूरोपियन देशों द्वारा इन कंपनियों को। और ये यकीन मानिए बहुत ही ज्यादा कठोर और कड़े प्रावधान थे, और इन प्रावधानों के लागू होते ही ये माना जा रहा था कि यूरोपियन देश बड़ी आसानी से 2030 से पहले पहले फोसिल फ्यूल वाहनों को पूरी तरीके से मार्केट से बाहर कर देंगे, और इनकी जो निर्भरता है रूस पर पेट्रोल, गैस, कोयले को लेकर, वो पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी। जो थोड़ी बहुत इन्हें इंडस्ट्रियल तौर पर चाहिए होगी, उसे ये अमेरिका और अरब देशों से मंगा लिया करेंगे।
और आपको बता दूं कि ये पूरा समझौता बहुत ही सक्सेसफुल रहा। इसे 20 देशों ने दुनिया के साइन कर लिया, जिसमें से 10 यूरोपियन थे। और मैं आपको इनके नाम भी बता देता हूं, जैसे कि फ्रांस, फिनलैंड, डेनमार्क, बेल्जियम, जर्मनी, इटली, नीदरलैंड, स्पेन, स्वीडन और ब्रिटेन। और कहा जा रहा था कि आने वाले कुछ ही महीनों में इसे लागू कर दिया जाएगा, जिससे रशिया को करारा झटका लगेगा। लेकिन उससे पहले 440 वोट का झटका खुद यूरोप और G7 देशों को लग चुका है, क्योंकि इस समझौते में जो एक अहम देश था इटली, उसने इससे कदम पीछे खींच लिए हैं। इटली की प्रधानमंत्री जो अब से 20 दिन पहले ही बनी है, उन्होंने कहा है कि यह समझौता इटली के लोगों के हित में नहीं है। हमारे देश के अंदर इकोनॉमिक क्राइसिस आने की संभावना है। अगर हम इसे लागू करते हैं तो देश के लोगों को भारी नुकसान होगा, और हमारे यहाँ पर कई ऐसी कंपनियां हैं जो फॉसिल फ्यूल इंडस्ट्री से जुड़ी हुई हैं, वो पूरी तरीके से बैंकरप्ट हो जाएगी, लाखों लोग बेरोजगार हो जाएंगे। और मुसीबत ये है कि यूरोप के जो अमीर देश हैं, फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन, उनके पास पैसा है, वो इसे कंपनसेट कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास इतना पैसा नहीं है, हम इसे कंपनसेट नहीं कर पाएंगे और हमारे यहाँ पर लोगों को भारी मुसीबत झेलनी पड़ेगी। हालांकि प्रधानमंत्री के इस ऐलान के बाद अमेरिका समेत पूरे यूरोप के शक्तिशाली नेताओं के फोन आने शुरू हो गए इटली में कि आप इस समझौते से बाहर मत जाइए, हम आपकी मदद कर देंगे, आप ऐसा मत कीजिए। इस पर इटली की प्रधानमंत्री भड़क गई और पूरी मीडिया के सामने आकर पूरे यूरोप की उन्होंने भदपीट दी और साफ कह दिया कि हमारे अंदरूनी मामलों में यूरोप, अमेरिका और G7 किसी भी प्रकार का दखल ना करे, वरना हम और कड़े स्टेप भी उठा सकते हैं। और आपको बता दूं कि वाकई में ही इटली की प्रधानमंत्री कड़े स्टेप उठा सकती हैं, क्योंकि ये पहले से ही एंटी नाटो, एंटी यूरोपियन यूनियन है। और जिस तरीके से ब्रिटेन यूरोपियन यूनियन से निकला है, आने वाले समय में पूरी संभावना है कि इटली भी ऐसा करे, क्योंकि जो ये नई प्रधानमंत्री हैं, ये हार्डकोर नेशनलिस्ट हैं। हालांकि फिलहाल इटली ने जो किया है उससे रूस बहुत ज्यादा खुश है। रूस को पता है कि कम से कम एक देश उन्हें और तोड़ना है, उसके बाद ये पूरा का पूरा समझौता कोलैप्स कर जाएगा, क्योंकि ये तभी सफल हो सकता है जब पूरा यूरोप एकजुट होकर इस फैसले को ले, और ऐसा होता फिलहाल नहीं दिख रहा। हालांकि इस पूरे मामले पर मेरी नजर बनी हुई है, जैसे ही कोई बड़ी खबर आएगी तुरंत मैं आपको सूचित करूंगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।